मुझे बचा ले, भाग मत। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अगर तूने बचाया नहीं तो। नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच में था एक छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव में काफी सालों से एक अजीबो गरीब अफवाह फैली हुई थी। अफवाह ये थी कि गांव के थोड़ी बाहरी इलाके में एक बड़ी सी कोठी है, एक हवेली या महल समझ लो। उसमें पिछले 100 साल से एक आत्मा भटकती है, और वो आत्मा किसी और के नहीं बल्कि उसी महल की राजकुमारी की आत्मा है, जिसकी मृत्यु बड़े खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने पिता की वजह से ही। और यही कारण है कि वो आत्मा वहां पर रहती है, बहुत ही अतृप्त तरीके से, बहुत ही भयानक रूप में। और कोई भी उसके आसपास भी जाने की कोशिश करता है तो उसका सब कुछ बर्बाद करके रख देती है वो प्रेत आत्मा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों एक महल की राजकुमारी अपने ही महल में इतनी तड़प तड़प कर खतरनाक तरीके से भटक रही है? क्यों उसके पिताजी ये सारी चीज में इन्वॉल्व थे? आखिर क्या हुआ होगा? दरअसल गांव का ये मानना था कि लगभग 150 साल पहले उस महल में, उस बड़ी सी हवेली या कोठी में एक राज परिवार रहा करता था। उनके महल में कई कारीगर और कई मजदूर, कई काम करने वाले लोग हुआ करते थे। उनमें से ही एक को राजकुमारी रेवती चाहने लगी थी, दिलो जान से चाहती थी। राजकुमारी उस मजदूर के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन जब इस बात की खबर राजा को पता चली, मतलब जो राजकुमारी रेवती के पिताजी हैं उनको मिली खबर, तो उन्होंने डिसाइड कर लिए कि पहले तो उस लड़के को पीटेंगे, वो कौन मजदूर है उसको बहुत पीटेंगे, और फिर अपनी बेटी की वाट लगा कर रख देंगे। वो सबसे पहले अपने कुछ सैनिकों को भेजे उसके पास, उस मजदूर के पास। उसे घर में घुसकर उसके परिवार के जितने भी लोग थे सबको बहुत बेरहमी से पीटा गया। उस लड़के के घर पे अग्नि दहन कर दिया गया। बहुत ही कोहराम मचा है उसके घर पर। उसको पीट पीट कर इतना अधमरा करती है कि वो उठ के कुछ, मतलब हिलने डुलने के लिए भी सक्षम नहीं था। फिर सारे के सारे सैनिक राजकुमारी के पास आए। राजकुमारी को पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। राजा जब अपनी बेटी रेवती से पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुम ये सब क्यों कर रही थी, हमने उसके साथ ये कर दिए वो कर दिए, तो सभी लोगों के सामने, समझ लो एक तरीके से पूरी सभा के सामने, रेवती ने अपने पिताजी की बहुत बेइज्जती की कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो पापी हो, तुम तो नर्क में सड़ोगे। एक बेगुनाह के साथ तुमने कुछ ऐसा कर दिया, एक गरीब के साथ तुमने कुछ ऐसा कर दिया, गलती मेरी थी, मैंने उससे प्यार करी थी, वो तो मुझसे भाग रहा था। जब ये सारी बात रेवती ने अपने राजा पिता के सामने बोली, पूरे दरबार सामने था, तो पिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी समय राजा ने अपनी बेटी को तहखाने में डलवा देने की सजा दे दिया। और वो कोई साधारण तहखाना नहीं था। उस तहखाने में लगभग 200 मोटे मोटे चूहे थे, और उस तहखाने में जिस किसी को भी डाला जाता था उसको खाना नहीं दिया जाता था, और वो जो चूहे थे उनको भी भूखा ही रखा जाता था। अब आप समझ लो, जो कैदी उस तहखाने में बंद हुआ है, ना उसके पास खाना है ना पानी है, और वहां पर लगभग 200 मोटे मोटे चूहे हैं। उनके पास भी खाने पानी का कुछ जुगाड़ नहीं है, तो चूहे क्या करेंगे? और चूहे कुछ करेंगे तो सामने वाले इंसान की मानसिकता क्या हो जाएगी कि मैं भी तो कुछ खा पी नहीं रहा हूं, तो मेरे पास क्या जुगाड़ है खाने का? चूहे। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान और चूहे एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ेंगे। लेकिन एक इंसान है और 200 मोटे मोटे बड़े बड़े चूहे हैं जो ना जाने कितने समय से भूखे हैं और जिनको आदत लग चुकी है इंसानों को खाने की। वो क्या करेंगे? अब आप खुद ही समझदार हैं। रेवती शुरुआती दिनों में तो वहां पर रही, फिर कुछ दिनों बाद जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। तहखाने में किसी को भी जाना अलाउ नहीं था, किसी को भी, सिंगल पर्सन को भी नहीं था। रेवती चीखते रहती, ऊपर आवाज आती रहती। लगभग 7-8 दिन तक ये चीखने चिल्लाने की आवाज आई रेवती की, और फिर बंद हो गई। फिर तहखाने से बदबू सी आने लगी। कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा बदबू आने लगी, तो राजा और जितने भी दरबारी थे सब हैरान हुए कि इतना ज्यादा कैसे। पहले भी कई लोगों को वहां पर सजा मिली है, कभी कभी मिली है मतलब, लेकिन इतनी बदबू बदबू नहीं आई, इस बार इतनी क्यों आ रही है? तो तहखाने को बंद करवा दिया जाए।
तो एक बहुत बड़ा सा इंसुलेटेड टाइप का दरवाज़ा वहाँ पर लगा दिया गया तहखाने के रास्ते में जाने के लिए। उसको बंद कर दिया गया। तहखाना मतलब बेसमेंट में था, लेकिन वो बंद करने से भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। स्मेल लगातार बढ़ती चली गई। हालात इतने बद से बदतर हो चुके थे कि दरबार में काम करने वाले बहुत सारे लोग, हवेली में रहने वाले बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। बहुत सारे लोग राजा को छोड़कर अपने गांव को छोड़ छोड़कर कहीं इधर उधर जाने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर राजा का परिवार ही बचा। अरे कौन सा खोखला परिवार भाई। राजा, उसकी पत्नी, वही रेवती की माँ, एक भाई था, नहीं 2 भाई थे और एक बहन थी। सिर्फ इतने ही लोग बचे। एक टाइम पर वो दरबार हुआ करता था और अब सिर्फ इतने ही लोग। कुछ ही दिनों बाद राजा की सबसे बड़े वाले बेटे की मृत्यु हुई, फिर बेटी की, फिर दूसरे बेटे की, और फिर पत्नी की, और राजा की भी संदिग्ध तरह से एक दिन मृत्यु हो गई। कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी कि कोई राजा के मृत शरीर को कंधा देने के लिए और अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आया था। जब दूर दूर लोग जो रहते थे ना, उन लोगों को ये बात पता चली तो लोगों ने यही बोले, राजा को तो खुद के कुकर्मों की सजा मिली है, उसको मिला उसकी ही बेटी का श्राप। लेकिन राजा की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद से चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई। पहले लोग कहते थे कि जब सारे लोग छोड़कर चले गए थे और सिर्फ राजा का परिवार उस महल में रहता था, तब भी राजा के परिवार को रेवती की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी तहखाने से। स्मेल तो आती ही थी, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती थी। अब जब राजा मर गया तो वो चीखने चिल्लाने की आवाजें महल से बाहर भी सुनाई देने लगी। पहले महल के अंदर ही अंदर थी, लेकिन जब पूरा परिवार खत्म हो गया तो वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सेम टू सेम, जैसे रेवती जिंदा थी और चिल्लाती थी ना तहखाने में, वही सेम टू सेम आवाजें अब साला बाहर भी सुनाई देने लगी। और गांव के लोगों ने यह मान लिया कि वो कोठी श्रापित हो चुकी है। उस हवेली का, उस महल का, या फिर उस कोठी का नाम कह लो, नाम काल कोठी रख दिया गया। और गांव के लोगों ने ये कसम खा ली है कि चाहे जो भी हो जाए, काल कोठी के आसपास तो नहीं जाएंगे, वरना दरबार में रह रहे जितने भी लोगों की जैसे मृत्यु हुई थी, उन सब की आत्मा आसपास भटकती होगी, वो हमारा क्या हश्र करेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने आप को कहीं का बहुत बड़ा होशियार समझते हैं। वो लोग जाते थे और पागल होकर आते थे। लिटरली वो होशियार चंद लोग अपना दिमागी संतुलन वहाँ पर खो देते थे। बहुत सारे लोगों की संदिग्ध तरह से वहीं पर मृत्यु हो जाती थी, तो बहुत सारे लोग वहाँ से हष्ट-पुष्ट लौटे और 14-15 दिन के अंदर उन्हें कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज ही समझ में नहीं आ रहा है, जिसका कारण ही समझ में नहीं आ रहा है। उनका शरीर सड़ सड़ के वो मरे। ऐसी वाली सिचुएशन हो गई थी भाई। अब ये जो ऐसी बातें होती है ना, वो गांव में दब कर रह जाती है, गांव के बाहर जनरली नहीं निकलती है। इतनी खतरनाक जो बातें होती है एक गांव की। यहाँ पर ना, ये हिमाचल की जगह है, तो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। जो लोग हिमाचल प्रदेश घूमने के शौकीन, तो वो भाई ऑफ बीट लोकेशंस में भी बहुत घूमना पसंद करते हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग, यानी ग्रुप्स वगैरह, यहाँ पर घूमने आते रहते थे, क्योंकि जहाँ पर ये गांव था वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी। ये गांव बहुत सुंदर था। अगर उस काल कोठी को हटा दिया जाए इस गांव के नक्शे से, तो इस गांव की टक्कर अच्छी अच्छी जगह पर भी नहीं थी। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा गांव था, तो लोग घूमने फिरने आते थे। लेकिन गांव का कोई भी सदस्य बाहर से आए टूरिस्ट के सामने अपने गांव का ये काला सच कभी बयान नहीं करता था। लेकिन अभी से ठीक 2 साल पहले, सन 2024 में, कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप इस गांव में घूमने के लिए आता है। उसमें एक रोहन नाम का लड़का था। वो बहुत ही ज्यादा मिलनसार था, जिससे भी मिले उसको अपना बना ले। तो गांव में जहां पर वो रुके हुए थे, गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो अपना घर, खाली घर रेंट पे जैसा दे देते थे ऐसे टूरिस्ट लोगों को। तो जिनके घर पर रोहन लोग रुके हुए थे, रोहन था, उसके 2 मेल फ्रेंड्स थे और 4 फीमेल फ्रेंड्स थी। वो जिसके घर पर रुका हुआ था उनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती बनाया, बहुत बातचीत किया, और एक रात नशा करवा दिया। जिसके घर पर रुका हुआ है, रोहन ने उसको ही नशा करा दिया। कोई सस्ता सूखा नशा रहा होगा।
नशे नशे में उस आदमी ने रोहन को अपने गांव का वो सच बता दिया जो गांव का कोई भी व्यक्ति किसी के सामने बयां करता ही नहीं था। रोहन जब जाना ये सच तो उसके दिमाग के परखच्चे खुल गए। बाकी के दोस्त भी ये सच सुन रहे थे। काल कोठी की कहानी जो मैंने अभी आपको बताया वो ये सारे दोस्त भी सुन रहे थे रोहन के। सारे डर गए, लेकिन इसको बड़ी चुल जाग गई कि भाई आज रात तो मैं वहां पर जा रहा हूं, पूरी रात मैं वहां पर बिताऊंगा। देखो जनरली लोग यहाँ पर घूमने आते थे, गांव के आसपास घूमेंगे, पहाड़ी इलाके में घूमेंगे, काल कोठी की तरफ कोई नहीं जा पाता था। क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, काल कोठी गांव से थोड़ा सा दूर थी। और जब गांव के लोगों ने काल कोठी से दूरी बनाने की कसम खा ली तो वो रास्ता भी अपने आप ब्लॉक जैसा हो गया। 150 साल से कोई एक पर्टिकुलर जगह पर गया ही नहीं है, तो आप समझ लो वो रास्ता कैसा हो जाएगा। वहां पे कितनी घास फूस, झाड़ पौधे, ये सब पेड़ वेड़ कितने उग जाएंगे, वो रास्ता दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब रोहन ने सुना तो उसने कसम खा लिया कि गांव के लोगों ने जो बोले हैं मैं उसका अपोजिट करूंगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोहन अपने आप को गौरव तिवारी के लेवल का मानता था। क्यों मानता था वो भी बता देता हूँ। क्योंकि सीन ये था भाई, रोहन जहाँ का रहने वाला था वहाँ पर पता नहीं 2-4 केसेस ऐसे हो गए थे, भूतिया वाले केस, हाँ एक्चुअल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले केस, जो रोहन ने पता नहीं कैसे बता दिया था कि हाँ ये इस कारण से हो रहा है, ऐसा ऐसा करो आप ठीक हो जाओगे। मतलब एक तरीके से कोइंसिडेंस हुआ था। रोहन कोई झाड़ फूक करने वाला आदमी नहीं था, कोई घोस्ट रिसर्चर नहीं था, लेकिन एक कोइंसिडेंट हो गया था। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना भूतिया चीज़ों में बहुत घुसे हुए रहते हैं, और उनको बताओ कि यार ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही, क्यों हो रही होगी समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग बता देंगे अच्छा ऐसा हो रहा है तो ये भूतिया घटना घटने का कारण ये हो सकता है, तुम ऐसा ऐसा करो तुम्हारे साथ कुछ नहीं घटेगा। अभी देखो 5,000-6,000 कहानियां तो हम भी सुना चुके हैं ब्लडी सत्य ब्लडी वेब्स के मिलाकर, तो आप हमें भी कुछ बताओगे ना भूतिया रिलेटेड तो हम भी पकड़ लेंगे भाई कि वो भूतिया कांड वहां पर क्यों हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझ गए हैं तो हम उसमें घुसने लगेंगे, हम खाली समझ जाएंगे और दूरी बना लेंगे। लेकिन रोहन थोड़ा अलग था, हर इंसान एक जैसे नहीं होते, वो ऐसा था, उसको पता चला, उसने वो चीज़ सॉल्व कर दिया तो अपने आप को बड़ा हाई फाई लेवल का समझने लगा था, पता नहीं क्या। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगा यहाँ पर और मेरी तारीफ हो जाएगी, एक्सप्लोर करूँ। दोस्तों ने बहुत मना किया कि नहीं नहीं रोहन नहीं करना है। उसने बोला जाऊंगा मतलब जाऊंगा, तुम लोग नहीं रोकोगे, तुमको मेरी कसम है। रोहन ने उठाया अपना मोबाइल, एक बैग जिसमें कुछ चिप्स पैकेट्स रखा, पानी की बोतल रखा, और निकल चला उस रास्ते की तरफ जो उस आदमी ने बताया था। कुछ ही मिनटों बाद, गाँव कितना बड़ा होता है, कुछ ही मिनटों बाद समझ लो ये कोई 25-30 मिनट बाद वो उस हवेली के सामने था। पता नहीं कैसे पहुंचा, कैसे उसने वो रास्ता क्रॉस किया, लेकिन वो पहुंच गया। एक तरीके से मान लो उसकी मौत ने उसको बुलाई थी वहां पर। समझ जाओगे आप, उसको जो जिंदगी मिली है वो मौत से भी बदतर है। वो उस हवेली के सामने पहुंचा, नज़ारा देख के ही उसकी आंखें चौंधे आ गई। बोला ये क्या चीज़ है भाई, ये सच में नहीं हो सकता, ये किसी पिक्चर का सेट है, वो भी हॉलीवुड पिक्चर का, या तो फिर मैं ये सपना देख रहा हूँ, नशा थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये इल्यूजन, ये भ्रम, ये सचमुच में नहीं हो सकता। कुछ देर तक बस खड़ा ही रहा, सोच रहा है कि ये भ्रम मेरी आंखों के सामने से गायब तो होगा। लेकिन 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, वो भ्रम नहीं था तो गायब कैसे होता। रोहन को लगा 20 मिनट हो चुके, इसकी ऐसी की तैसी, ये सच है, जाता हूँ अंदर। वो अंदर घुस गया। अंदर बेहद बड़ा एक हॉल मिला। वहाँ पर देखा, थोड़ा घूमा फिरा, अलग अलग चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें सड़ चुकी है, बर्बाद हो गई है, टूटी फूटी है, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, उठो उठो के देख रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो ये सारी चीज़ें करते करते थक गया तो अपने बैग में एक चादर लेकर आया था। एक जगह को थोड़ा सा साफ़ किया ऐसी, वहाँ पे चादर बिछाया, सोचा थोड़ी देर बैठता हूँ, पानी वानी पीता हूँ, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाऊँगा। जैसे ही वो वहाँ पर बैठा ना, उसे तहखाने की तरफ से एक जोर की चीख सुनाई दी, और जैसे ही जोर की चीख सुनाई दी इसकी फट गई, गंदी वाली फट के 75 हो गई। बोलो शिट, ये क्या है, ये तो एक्चुअल में सुनाई दे रही है। लेकिन मैंने आपको बोला नहीं, अपने आप को क्या समझता था, एक बहुत बड़ा घोस्ट रिसर्चर समझता था, एक बहुत बड़ा कुछ तो भी बाबा बाबा समझता रहोगे अपने आप को।
तो ये थोड़ा डरा, 5 एक मिनट तक डरा। वो आवाज़ नीचे से रोने की आ रही थी लिटरली। पहले चीखने की आवाज़ आई और फिर रोने की आवाज़ आने लगी, सिसक सिसक के रोने की आवाज़। ये समझ गया कि रेवती की आत्मा रो रही है, मैं जाऊँगा। जो तहखाने का बड़ा सा दरवाज़ा लगवाया गया था इंसुलेटेड वाला, वो भी बहुत पुराना हो चुका है और ख़राब हो चुका है। तो ये वहाँ पर गया और 10-15 लात पूरी ताकत से खींच खींच के मारा। लंबा चौड़ा भी था, 6 फीट 2 इंच का था और काफ़ी हेल्दी, लगभग 110 किलो वजन था इसका। इतना खींच खींच के मारा इसने उस दरवाजे को कि दरवाज़ा खुल गया और ये सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मोबाइल का फ्लैशलाइट चालू है। एक पिंजरा जैसा, एक प्रॉपर टिपिकल इसको जेल दिखाई दिया। उसको ध्यान से देख ही रहा था कि एक बहुत मोटा सा चूहा इसके पैरों के ऊपर से गया। इसका ध्यान चूहे की तरफ गया और कुछ सेकंड के लिए इसका खून सूख गया, क्योंकि वो कहानी में चूहे भी बड़े खतरनाक थे भाई। जैसे उसके पैर के नीचे से वो चूहा गया, ध्यान नीचे गया और तुरंत उसके गले में किसी ने ऐसा पकड़ा। वो हाथ इतना ठंडा था, इतना ताकतवर था, इतना खुरदुरा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन था एक इंसान के जैसा ही। उसने पूरी ताकत लगा के पता नहीं कैसे करके छुड़ाया होगा, और जैसे ही छुड़ाया पीछे से बचा मुझे, मुझे बचा ले, इतनी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। मुझे बचा ले, भाग मत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अगर तूने बचाया नहीं तो। लेकिन ये जैसे तैसे करके हवेली से बाहर निकला और गिरते पड़ते, बारिश होने लगी थी, गिरते पड़ते ये अपने उस लोकेशन तक पहुंच गया जहां पर ये लोग स्टे कर रहे थे। दोस्तों ने पूछे भी कि क्या हो गया, तू ठीक है कि नहीं भाई, तू इतना क्या पगलाते हुए आ गया है, भूत मिल गई क्या तुझे, रेवती मिल गई क्या? कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सारे लोग फिर सो गए रात के समय। अगला दिन निकला तो देखे कि ये कमरे में बस ऐसा बैठा हुआ है कोने में और रो रहा है। इसके पास गए, इसके दोस्त लोग बोले क्या हो गया रोहन? तो नॉन स्टॉप यही बोलने लगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे लेकर जाएगी, मैंने उसकी मदद नहीं किया, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे लेकर जाएगी। फिर जैसे तैसे करके उसको शांत की, उससे पूछे पाछे उसने बताया, लेकिन बताता और फिर वो वही चीज रिपीट करने लगता, वही लाइंस रिपीट करने लगता। गांव के लोगों को ये बात पता चल गई, गांव के लोगों ने इनको मिलके भगा दिए। लेकिन रोहन की हालत बद से बदतर हो गई। चंडीगढ़ आने के बाद भी वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाया, वो बस यही रिपीट करता रहता। आज 2 साल हो चुके हैं। वो पूरी तरीके से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। आसान शब्दों में कहूँ तो रोहन पागल हो चुका है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे रोहन के फ्रेंड सर्कल में से ही एक लड़के ने लिख के भेजा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी लेना। और गेमिंग चैनल में आज लेटेस्ट हॉरर वाला वीडियो आया है, तो जाओ एंजॉय करो। और यहाँ पर हम कल फिर से बिल्कुल इसी अंदाज में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।